हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, यह टॉपिक आज हम देखने वाले। लिविंग वर्ल्ड मतलब सजीव सृष्टि, ऐसा हम बोल सकते हैं। लिविंग थिंग्स मतलब सजीव, हमें पता है जिनके अंदर जान होती है, जिनकी लाइफ होती है, वो होते हैं लिविंग थिंग्स। और लिविंग वर्ल्ड बोला गया यानी सजीव सृष्टि। और क्या बोला है? क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब माइक्रोब्स का मतलब ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम बोल सकते हैं, यानी सूक्ष्म जीव। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? सजीव सृष्टि और सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपको ये लास्ट क्लास में हो चुका है, मतलब इससे पहले वाली 7th स्टैंडर्ड में आपको हो चुका है। कौन सा क्वेश्चन है? व्हाट इज द हियरार्की फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको क्या करना है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की हियरार्की बतानी, यानी जो उनका वर्गीकरण है सजीवों का, उनका पदानुक्रम आपको बताना है। आप लोगों को पहले हो चुका है, सोचिए आपको याद आ जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं। किंगडम, पहला तो क्या आता है? किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस और उसके बाद स्पेसीज। तो ये क्या हुआ? हियरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, जो कि आपको 7th स्टैंडर्ड में हो चुका है। पहले, इससे पहले वाले क्लास में आपको ये हो चुका है। चलिए आप पहले हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री मतलब हमें पता है, हिस्ट्री मतलब इतिहास। चलिए देखते क्या बोला है। कार्ल लिनियस इन 1735 डिवाइडेड लिविंग वर्ल्ड इन 2 किंगडम्स, वेजिटेबलिया एंड एनिमेलिया। क्या बोला है? कार्ल लिनियस एक साइंटिस्ट था, एक शास्त्रज्ञ था, जिसने की 1735 में लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम्स में डिवाइड किया। किंगडम्स मतलब सृष्टि, 2 सृष्टि में वर्गीकरण किया। वेजिटेबलिया यानी वनस्पति और एनिमेलिया मतलब प्राणी। हेकेल in 1866 considered 3 kingdoms, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हेकेल उसने 1866 में क्या कंसीडर किया? 3 किंगडम कंसीडर किए, 3 सृष्टि उसने कंसीडर की। कौन सी? प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल। प्लांट वनस्पति, एनिमल प्राणी, पता है हमको। इन 1925 चैटन क्रिएटेड 2 ग्रुप्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। 1925 में चैटन ने क्या किया था? 2 ग्रुप बनाए थे, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या है ज्यादा डिटेल में हमें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको आगे बताऊंगा जब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स आएगा तो। इन 1938 कोपलैंड डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 4 किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। 1938 में कोपलैंड ने क्या किया? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 4 किंगडम्स में, 4 सृष्टि में वर्गीकरण किया उसका। कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स और एनिमल्स। तो एक उसकी हिस्ट्री, किसकी हिस्ट्री? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, ऐसा हम बोल सकते हैं, उसकी एक हिस्ट्री है। चलिए अब आगे देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी बायोडाइवर्सिटी का मतलब जैव विविधता, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की आवश्यकता। हमें क्या देखना है? जैव विविधता और वर्गीकरण की आवश्यकता। अभी हमें वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता है? अभी जो हमने वर्गीकरण देखा था इसके पहले वाले स्लाइड में, या फिर आगे हम जो वर्गीकरण देखने वाले, उस वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? चलिए देखते हैं। According to 2011 census, around 87 million species of living organisms are found on the earth, including land and sea. 2011 के जो गणना है उसके आधार पे क्या बोला है? अराउंड 87 मिलियन, यानी क्या बोल सकते हैं हम? 87 दशलक्ष जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये जो सजीव है, वो फाउंड हुए, मतलब वो मिले। कहाँ पे? अर्थ और सी में मिलके, मतलब पानी और जमीन दोनों के ऊपर मिला के टोटल 87 मिलियन यानी 87 दशलक्ष टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी सजीव मिले 2011 के सेंसस के अनुसार, यानी 2011 की जो गणना हुई उसके अनुसार कहा गया है। टू स्टडी सच अ वास्ट नंबर इट वाज एसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स। अभी इतनी ज्यादा नंबर में ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, 87 मिलियन, मतलब क्या है? 87 मिलियन थोड़ा है क्या? बहुत बड़ा है वो। तो इतने सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी स्टडी करनी तो बहुत डिफिकल्ट जाएगी। तो उनकी स्टडी के लिए क्या किया? उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया। सो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स वेयर क्रिएटेड कंसिडरिंग द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और क्या किया? ग्रुप्स और सब ग्रुप बनाए, कुछ ग्रुप बनाए, कुछ सब ग्रुप्स बनाए, कुछ उसके गढ़ बनाए, कुछ उपगढ़ बनाए। क्यों ऐसा क्यों किया और किसके लिए किया? क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और ये जो ग्रुप बनाए थे उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को ध्यान में रख के बनाए। मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स है उनमें सिमिलरिटीज है, समानता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर डिफरेंस है यानी भिन्नता है। तो इसके लिए ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाए गए। दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और ये जो प्रोसेस है
कौन सी प्रोसेस? जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया, यानी हम क्या बोल सकते हैं, गट और उपगट में वर्गीकरण किया सजीवों का, और ये जो प्रक्रिया है उसे क्या बोला है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी जैविक वर्गीकरण ऐसा कहा गया है। रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटाकर 1920 to 1980 was an American ecologist. In 1969 he divided living organisms into 5 groups. क्या बोला है? रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटाकर नाम का एक शास्त्रज्ञ, या फिर हम बोल सकते हैं इकोलॉजिस्ट, यानी परिस्थिति की तज्ञ। इकोलॉजिस्ट मतलब परिस्थिति की तज्ञ। उसने क्या किया? 1969 में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया, 5 वर्गों में, 5 गटों में उनकी विभागनी कर दी। फॉर दिस क्लासिफिकेशन व्हिटाकर कंसिडर्ड फॉलोइंग क्राइटेरिया, और वो जो क्लासिफिकेशन किया उसने कौन से क्राइटेरिया पे बेसिस, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, कौन से निकष उसने कंसिडर किए, किन निकषों का विचार करके उसने क्लासिफिकेशन किया। चलिए 5 निकष है, चलिए देखते हैं कौन से। पहला, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी यानी पेशी की जटिलता। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता, सेल मतलब पेशी, हमें पता है। उसके हिसाब से उसने क्या बनाया? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। मैंने अभी आपको बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हमें ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा। तो प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? जिनमें की क्या बोल सकते हैं, पहले तो प्रोकैरियोटिक को बोलते क्या है, मराठी में उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक मतलब आदि केंद्र की, आदि केंद्र की। उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते। और जो यूकैरियोटिक होते हैं उन्हें दृश्य केंद्र की कहते हैं, और उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, हमें ज्यादा डिटेल में नहीं है। अभी आपको कितना याद रखना है? सिर्फ इतना, प्रोकैरियोटिक मतलब आदि केंद्र की, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जिनमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता। और यूकैरियोटिक मतलब क्या है? दृश्य केंद्र की, जिनमें न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक उनमें होता है। बस इतना याद रखना है, हमारे लिए इतना काफी है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सेकंड जो है क्राइटेरिया वो क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी जटिलता ऑर्गेनिजम्स की, या फिर हम बोल सकते हैं उनका प्रकार, कौन सा प्रकार का वो सजीव है। उसके हिसाब से यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मतलब एक पेशी, मल्टीसेल्युलर मतलब बहुपेशी। अभी आपको पता है यूनिसेल्युलर मतलब जिनमें सिर्फ एक ही पेशी होती है, एक ही सेल होती है, जैसे कि अमीबा, हमें पता है एग्जांपल फेमस है यूनिसेल्युलर का एग्जांपल अमीबा। मल्टीसेल्युलर मतलब सारे आते हैं, हम ह्यूमंस आते, प्लांट्स आते, वो मल्टीसेल्युलर में आते, यानी बहुपेशी, उनमें एक से ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से 2, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। तीसरा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी न्यूट्रिशन का मोड मतलब पोषण का प्रकार, न्यूट्रिशन मतलब पोषण, उनके प्रकार से देखिए। प्लांट्स एटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक। प्लांट्स मतलब वनस्पति, एटोट्रॉपिक मतलब स्वयं पोषी, स्वयं पोषी मतलब जो खुद का पोषण खुद करते, स्वयं अपना अन्न बनाते, स्वयं का पोषण खुद करते। फोटोसिंथेटिक बोला है मतलब ऐसे जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब हमें पता है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्लांट क्या करते हैं, वनस्पति अपना अन्न बनाते, खुद का फूड बनाते और खुद का पोषण करते, और इसलिए उन्हें स्वयं पोषी यानी एटोट्रॉपिक कहा गया है। दूसरा कौन सा है? फंगाई। फंगाई मतलब कवक, उसे कवक बोलते। उसको क्या कहा है? सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्यों बोला गया है? क्योंकि वो जो जीव होते हैं उनके मृत शरीर के ऊपर डिपेंड होते, मतलब वो अपना पोषण किससे करते हैं? जीवों के मृत शरीर से। आगे दिखा गया है एब्सॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। वो क्या करते हैं? जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मृत जीव होते हैं, उनका शोषण करते, यानी उनसे अन्न शोषण कर लेते और अपना फूड उसका इस्तेमाल करते, फूड की तरह। इसलिए फंगाई को सैप्रोफाइटिक यानी मृतोपजीवी बोला गया है। एनिमल्स यानी प्राणी। हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक मतलब परपोषी, जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होते। एनिमल खुद का अन्न खुद बना सकते हैं क्या? नहीं, वो किसके ऊपर डिपेंड होते? प्लांट के ऊपर। प्लांट अन्न बनाते खुद का। अभी अन्न मतलब यहाँ पे क्या है? एनर्जी बोल सकते हैं, वो एनर्जी बनाते, फूड से एनर्जी मिलती है ना। और हमें एनिमल्स के लिए किसकी जरूरत होती है एनर्जी के लिए? अन्न की। और हम अन्न कहाँ से खाते हैं? प्लांट से, यानी हम प्लांट के ऊपर डिपेंड है, इसलिए हमें परपोषी बोला गया। हम पोषण के लिए दूसरों के ऊपर अवलंबन रहते हैं, इसलिए हमें परपोषी यानी हेट्रोट्रॉपिक कहा गया है एनिमल्स को। और इंजेस्टिव यानी भक्षण, इंजेस्टिव यानी भक्षण करने वाले। भक्षण मतलब खाना खाने वाले, हम दूसरों का खाना खाते हैं ना, भक्षण करते हैं, तो हम इंजेस्टिव है। इंजेस्टिव का मतलब क्या होता है? फूड, जो अन्न होता है उसका भक्षण करना, फूड को अंदर लेना हमारी बॉडी के अंदर, उसे इंजेस्टिव कहा गया है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन से 3 प्रकार गिरते। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? पोषण का प्रकार। चलिए अब चौथा देखते हैं, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मतलब क्या? जीवन पद्धति। जीवन पद्धति के हिसाब से प्लांट्स प्रोड्यूसर्स, उत्पादक। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक। अभी हमने देखा प्लांट क्या करते हैं? खुद का फूड खुद बनाते, इसलिए वो प्रोड्यूसर्स। एनिमल्स कंज्यूमर्स,
प्राणी क्या होते हैं? एनिमल्स। कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स मतलब हम क्या बोल सकते हैं? भक्षक। वो भक्षक होते हैं, वो खाते, प्लांट्स को खाते, इसलिए वो भक्षक। फंगाई डिकम्पोजर्स। फंगाई मतलब कवक। कवक क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स यानी विघटक। वो डिकम्पोज करते हैं। अभी हमने देखा था यहाँ पे एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। फंगाई क्या करते हैं? डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो उनको खाते हैं यानी उनका डिकम्पोजिशन करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स यानी विघटक। उनका वो विघटन करते हैं इसीलिए। अभी पांचवा देखेंगे, क्या बोला है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब क्या बोल सकते हैं हम? वर्गानुवंशिक संबंध। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, वर्गानुवंशिक संबंध। इसके हिसाब से प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर। अभी हमने देखा था प्रोकैरियोटिक मतलब आदि केंद्र की, यूकैरियोटिक मतलब दृश्य केंद्र की, और यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर यानी एक पेशीय, मल्टीसेल्युलर मतलब बहुपेशीय। तो हमने क्लासिफिकेशन जो किया था विटकर ने, कौन से क्राइटेरिया की बेसिस पे किया था, अभी हमने देख लिया। अभी हम देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन। चलिए आगे देखते हैं। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब पंचसृष्टि वर्गीकरण पद्धति। चलिए देखते हैं पंचसृष्टि वर्गीकरण पद्धति क्या होती है। पहले तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको डिवाइड किया है दो टाइप में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स मतलब अभी हमने देखा था आदि केंद्र की, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोट्स मतलब दृश्य केंद्र की, जिनमें न्यूक्लियस होता है। हमारे लिए इतना जानना काफी है। अभी प्रोकैरियोट्स में आता है यूनिसेल्युलर। प्रोकैरियोट्स में यूनिसेल्युलर आते हैं, एक पेशीय, और उसके अंदर किंगडम 1 यानी मोनेरा आता है। किंगडम 1 किसके अंडर आता है? यूनिसेल्युलर के, जो कि प्रोकैरियोट्स के अंडर आता है। अभी यूकैरियोट्स के दो टाइप, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मतलब एक पेशीय, मल्टीसेल्युलर मतलब बहुपेशीय। अभी यूनिसेल्युलर के अंडर किंगडम 2 आता है, जो कि प्रोटिस्टा के नाम से जाना जाता है। किंगडम 2 प्रोटिस्टा, जो कि यूकैरियोट्स के अंडर आता है लेकिन यूनिसेल्युलर के अंडर। अभी मल्टीसेल्युलर के अंदर 3 आते हैं। पहला तो किंगडम 3 फंगाई। फंगाई मतलब कवक। किंगडम 3 यानी सृष्टि 3 कौन सा है? फंगाई। सेल वॉल प्रेजेंट्स बट ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फंगाई में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल मतलब पेशी भित्तिका उनमें प्रेजेंट होती है, लेकिन फिर भी वो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण वो नहीं कर सकते, और इसीलिए वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, और इसलिए वो मृतोपजीवी है, यानी वो डेड ऑर्गेनिज्म से अन्न शोषण करते, इसलिए उन्हें सैप्रोफाइटिक भी कहा जाता है। अभी किंगडम 3 देख लिया। किंगडम 4 प्लांटी। प्लांटी मतलब वनस्पति। सेल वॉल प्रेजेंट एंड ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। किंगडम 4 है प्लांटी यानी वनस्पति, जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकते, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है सेल वॉल प्रेजेंट यानी पेशी भित्तिका उनमें प्रेजेंट होती है। सेल वॉल मतलब पेशी भित्तिका, और वो क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। अभी किंगडम 5 है एनिमेलिया। एनिमेलिया मतलब प्राणी, हमें पता है प्राणी जो कि हम आते हैं जिसमें, प्राणी में नो सेल वॉल, हमारे अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती, ना हम फोटोसिंथेसिस कर सकते, खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए हम क्या है? परपोषीय। परपोषी मतलब हम क्या बोल सकते हैं? परपोषी को हेट्रोट्रॉफिक यानी परपोषी, जो कि प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं अन्न के लिए। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे हमने 5 किंगडम देखा। पंचसृष्टि वर्गीकरण पद्धति है, तो 5 किंगडम कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा किसके अंडर आता है? यूनिसेल्युलर, और जो कि प्रोकैरियोट्स के अंडर है, प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा भी यूनिसेल्युलर है, लेकिन वो यूकैरियोट्स के अंडर आता है। फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये तीनों मल्टीसेल्युलर है, लेकिन वो यूकैरियोट्स के अंडर आते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई क्यों करना चाहिए, और क्लासिफिकेशन जो किया विटाकर ने, तो उस क्लासिफिकेशन कौन से निकष को कंसीडर करके किया, कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे उसने किया, वो हमने देखा। और उसके बाद हमने पंचसृष्टि वर्गीकरण पद्धति यानी हमने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा। अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई, पहले 3 किंगडम जो है, किंगडम 1 मोनेरा, किंगडम 2 प्रोटिस्टा और किंगडम 3 फंगाई, उनकी डिटेल में जानकारी लेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।